जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का ये 17वां मॉक टेस्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रश्न देखते होंगे। देखने के साथ साथ आप पेन कापी लेकर जरूर हल कीजिए, ताकि आपको पता चले कि इतने प्रश्न जो मैंने कराए हैं उनमें से आपका कितना सही हो पा रहा है। यकीन मानिए, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का अंतर्गत जो पेपर होने वाला है, जो मैथ का स्टैंडर्ड होगा, बिल्कुल यही पैटर्न होगा और यही स्टैंडर्ड होने वाला है जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल यही स्टैंडर्ड मान के आप लगाइए, 100% आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं। हालांकि परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। परसेंटेज के अंतर्गत हम औसत कंसेप्ट जब पढ़ाते हैं अपने ऑफलाइन कोचिंगों में, तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। आइए बनाते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ तक तो कन्फर्म है। फिर कह रहा है 40% छात्र लड़के हैं। अब बाकी क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने परसेंट लड़के हिंदी पढ़ते हैं अंतिम लाइन में। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर किसी कक्षा में छात्र हैं, यानी कि लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% छात्र लड़के हैं। यहाँ से मुझे दो चीज़ की जानकारी निकला कि अगर सर मैं बॉय और गर्ल यानी कि लड़के और लड़कियों का मैं संख्या लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। परसेंटेज में लिख रहा है कि 40% छात्र लड़के हैं। अगर 40% लड़के हैं तो कोई भी कक्षा में टोटल 100% होता है। 100% में से 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? कहेंगे सर 60%। कहेंगे बिल्कुल। इनका आप चाहे तो परसेंटेज में इनका आप रेशियो भी ले सकते हैं। रेशियो काटेगा 20 से 20 दूना के 40, 20 से काटेगा 20 तिहाई 60। ये टोटल कितने लोग? तो कहेंगे 2 गो लड़का 3 गो लड़की, टोटल 5 लोग हो गए। कहें हाँ। इसी टोटल 5 लोग मिलकर इसी को टोटल छात्र बोल रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है किसी कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, यानी टोटल ये 5 लोग हैं। यही टोटल 5 लोग या अर्थात 70% जो है हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी ये टोटल 5 लोग हैं यही हिंदी पढ़ रहे हैं। बस बना लीजिए, क्वेश्चन बन गया। आगे क्या कह रहा है, ऊपर लाइन पढ़ेगा तो लिखा है 40% छात्र लड़के हैं, ये तो फिर अगली, और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। टोटल 100% लोग लड़कियां पढ़ती होंगी, लेकिन 20% जब लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती तो पढ़ती कितनी होंगी? 80%। तो लड़कियां का रेशियो 3 है, इनका 20% हिंदी नहीं पढ़ती, तो यानी 80% लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं। लड़के कितने हिंदी पढ़ते हैं नहीं पता, यही मान पूछा है, यानी कि इस बीच में आप प्लस कर सकते हैं। इन्हीं प्लस यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं, यानी कि लड़के 2 लड़कियां 3, रेशियो 2 3 का निकला, टोटल संख्या में 5। इसी को टोटल छात्र बोल रहा है। टोटल छात्र का 70% हिंदी पढ़ते हैं। लड़कियां कह रहा है 20% हिंदी नहीं पढ़ती, तो यानी पढ़ती कितनी? 80%। तो लड़के कितने पढ़ रहे हैं नहीं पता, एक्स का मान। यहाँ एक्स का मान निकालिए। औसत कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से समझिए। ये आपस में इक्वल गुणा करेंगे, 5 का 7 में, 5 7 35, 350। ये सब परसेंटेज में, तो जो आप एक्स का मान आएगा वो भी परसेंटेज में निकलेगा। यहाँ पे निकलेंगे 8 तरीके 24, यानी हो जाएगा 240। यहाँ प्लस, यहाँ 2 का एक्स में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। हाई 240% का उधर घटा दिया। परसेंटेज से परसेंटेज सब इक्वल है तो काट भी सकते हैं। फिर परसेंटेज में मानेगा तो 240 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 350 में से 240 माइनस करेंगे तो 110 आएगा। इधर बचेगा 2x, इधर बचे 110। 2 से इसको काट देंगे, x का मान आ जाएगा 55। अर्थात 55% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में x का मान पूछा था, x का मान निकला 55%। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। पहला ही क्वेश्चन हार्ड जानकर वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या दे दिया, टोटल ओवरऑल 5। टोटल छात्र का 70% हिंदी पढ़ते हैं, लड़कियां 20% हिंदी नहीं पढ़ती, तो पढ़ती कितनी होंगी? 80% लड़के का पूछा था एक्स। आपस में नीचे गुणा करके सभी अंकों से भाग कर दिया। का 5 7 35, 350, 8 3 24, 240।
350 में से 240 माइनस करेंगे 110, इधर आ जा 2x, 2 से 110 काटे 55, x का मान 55। यही तो पूछा था, x क्या है, कितने परसेंट लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो यह भी पढ़ने वाला हिंदी, यह भी पढ़ने वाला, टोटल इतने। तो टोटल हमें देकर लड़कियों का देकर लड़के का पूछा था, तो 55% ऐसे लड़के होंगे जो हिंदी पढ़ते हैं। अब बता दें, इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा ऐसे, हैशटैग इस पर लगा देता हूँ, क्वेश्चन का मतलब समझिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न अक्सर दिल्ली पुलिस ने भी कई बार पूछ रखा है, यूपी पुलिस का ही ये POY क्वेश्चन है, तो यूपी पुलिस का ही ये क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन बनाइए, बना लेंगे। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 4,500 यानी 45,500 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले साधारण ब्याज का रेट दे दिया है कि 4 साल में 40% बढ़ जाता है, तो 1 साल में कितना बढ़ता है। तो साधारण ब्याज का सेम सा नियम है, अगर 4 साल में 40% बढ़ता है तो 1 साल में बोलिए, तो 1 साल में निकालेंगे तो कहेंगे सर 40% बढ़ा है 4 साल में, तो 1 साल में कितना, तो 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 10, यानी 1 साल में 10% रेट बढ़ा है, और 1 साल का ब्याज ही दर कहलाता है। अर्थात मुझे यहाँ से आर का मान निकल गया है, अर्थात रेट पता चल गया कि रेट कितना था, 10%। तो 10% रेट के हिसाब से कह रहा है 45,500 रुपये का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। बिल्कुल आसान है, कितने रुपया है, तो कह रहा है 45,500। पहले वाला स्टेटमेंट जो दिया था उससे हमसे रेट निकल गया, दर निकल गया 10%। अब 10% हिसाब से 2 साल का आपको CI बताना है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जानते हैं 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21%। कैसे निकालते हैं, आप AB रूल से लगा सकते हैं, ऐसे 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, 10 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, यहाँ प्लस तो प्लस, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 2 1 1 कम 1, और जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे 21%, यानी कि मूलधन का 21% निकलेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो जोड़ने के बाद 21 आया ना, ये 21 क्या है, तो ये परसेंटेज में आएगा, और ये 21% 2 साल का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कहेंगे सर 21% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बस ये आपको बताने के लिए AB फॉर्मेट पर लगता है, A + B + A गुणे B/100, यानी वहाँ से ये निकल के आता है। और भी कई तरीके हैं बताने का, मैं इसको हटा देता हूँ। तो वहाँ से 21 ये परसेंटेज में आता है, परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ से इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे लगेगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब इस परसेंटेज से डबल जीरो डायरेक्ट भी आप काट सकते थे। गुणा कर दीजिए, 21 × 105 को 5 लिखे, हासिल 10, 21 × 105 में 10 जोड़ेंगे 115 को 5 हासिल 11, 21 चौके 84, 84 10 94 1 95, यानी कि गुणा करेंगे तो फाइनल 9555 इस चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 9555 9555 ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यहाँ पे आप चाहे तो DS का भी यूज कर सकते थे, DS भी आ सकता था, यानी डिजिटल संख्याओं का गुणा करें। यहाँ पे गुणा करना बेहद आसान है, आप गुणा भी कर सकते हैं। अब जिस तरह आपके माइंड में क्लिक कर जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया गया था। 21 का पढ़ा नहीं याद है तो आप ऐसे 21 × 455 करेंगे तो भी आंसर 9555 आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढों में 3 एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। काम समय का क्वेश्चन बेहद ही आसान, आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे इसको आप एलसीएम मेथड से बनाइए, एलसीएम मेथड बेस्ट तरीका होता है। सार्थक है तो यस से सार्थक लिख देता हूँ, 14 दिन में गड्ढे को भर सकता है। भी से विवान को लिखता हूँ, विवान उसे 35 दिन में भर सकता है।
और कह रहा है अली, ए फॉर अली को लिखता हूँ, ये 12 दिन में खाली करता है। माइनस का चिन्ह नेगेटिव यानी कि गड्ढे को खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं। इनका एलसीएम लीजिएगा तो 420 आएगा। अब आपको दिक्कत होगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे 420 लिख दिया, लेकिन पेपर में जब इस तरह के डाटा आता है तो एलसीएम लोग ऐसे निकालते हैं कि सर 14, 35 इस तरह करके, लेकिन पेपर में ये बच्चों वाला काम आपको नहीं करना है। तो सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बताता हूँ एलसीएम कैसे निकालना है। 7 को तोड़ लीजिए, 7 को ऐसे 7 × 2 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। इसको लिखेंगे 7 × 5, कहेंगे हाँ। इसको तोड़ लेंगे 3 × 4, कहेंगे बिल्कुल। हमें सभी ऐसी संख्या लीजिए जो सब संख्याएं आ जाए, वही आपका एलसीएम होगा। जैसे इसमें देखिए 7 है तो कहेंगे 7 ले लीजिए, गुणे इसमें देखिए 5 है तो 5 ले लीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 ले लीजिए। 4 के अंदर ऑलरेडी 2 आता है तो 2 आ गया, बचा कितना 3, ये 3। इन्हीं का जब गुणा करेंगे वही हमारा एलसीएम आ जाता है। तो तोड़कर जो सब में संख्याएं जो है ऐसी संख्या यानी कि इनको खंडित करके हमें उनका फैक्टर ले लिया जाता है जो सब में मिल जाए। समझ गए, हमें फैक्ट यानी तोड़कर उनका खंडित करके ऐसा संख्या लिया जाता है जो सब में शामिल हो। जैसे 7 इसमें था, ले लिया, बचा क्या 5 तो 5 ले लिया, 4 यहाँ पे ले लिया, 4 के अंदर ऑलरेडी 2 होता है क्योंकि 2 × 2, बचा 3, 3 ले लिया। अब गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 35 गुना के 70 यानी 140, 14 × 42 यानी 420, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे तो 420। उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेने का तरीका आप सीख गए होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। 14 से भाग कीजिएगा, 14 × 42 30 बार जाएगा। 35 से 420 में भाग कीजिएगा तो 12 बार में जाएगा। अब 12 से 420 में भाग करेंगे तो 35 बार में जाएगा। ये निकासी कर रहा है, ये दोनों गड्ढे को भर रहे हैं, ये निकासी कर रहे हैं। टोटल कितना यूनिट काम करना है, कहेंगे सर 420। 420 थोड़ा अलग डाटा लग रहा है, 420 एक धारा भी होती है। तो 420 में 30 और 12 ये दोनों यूनिट मिलकर काम करेंगे तो ये बाहर यानी कि गड्ढे में से निकाल देगा। यानी 30 और 12, 30 12 जुड़ेगा तो 30 × 10 = 40, 42, ये दोनों 42 यूनिट गड्ढा में माटी डालेंगे तो ये 35 यूनिट खाली कर देगा। तो 1 मिनट में एक्चुअली भरा कितना, तो कहेंगे सर 30 में 12 जुड़ेंगे 42, अब 42 में से 35 घटाएंगे तो एक्चुअली में 7 यूनिट 1 मिनट में। मिनट है तो मिनट ऑप्शन देखिए किस में दिया है, दिन लगते हैं, यानी कि 1 दिन में 7 यूनिट काम यानी गड्ढे का भरेगा। तो 7 से 42 में भाग करेंगे, 7 × 42 यानी 60 डे लग जाएगा, अर्थात 60 दिन लगेगा और गड्ढे फिर से भर जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, यहाँ पे हार्ड बनाने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ ये एलसीएम में बच्चे फंसेंगे। बाकी यहाँ से तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा तथा 8 से 4/5% की हानि से बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन बना सकते हैं। कह रहा है 10 कुंटल गेहूं खरीदता है लेकिन 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, यानी 1 कुंटल का दाम 1000 है तो 10 कुंटल का दाम कितना होगा, 10,000 होगा। तो यानी उसके पास पैसा कितना आ गया, तो कहेंगे सर 10,000। कहेंगे बिल्कुल सही। क्यों हमने 10,000 लिखा, क्यों हम 1 नहीं लिखें, तो आप कह सकते हैं कि सर उसने 10 कुंटल गेहूं खरीदा है और 1 कुंटल का दाम 1000 है तो 10 कुंटल का दाम 10,000। कहेंगे हाँ। इस पे हानि कितना कमा रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा है 8 से 4/5%। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 8 से 4/5%। कहेंगे बिल्कुल। आप ऐसे कर सकते हैं, 8 चौके 32, नहीं सॉरी 5/40 और 4 जोड़िएगा 44, अब बटे का यहाँ बचेगा 5, परसेंटेज हटाएंगे नीचे हो जाएगा 500। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ, भिन्न में लिखूँ, जो ये मान दिया है तो होगा 44/500। इसका मतलब ये था कि 500 का चीज़ था, 44 रुपये के हानि पर बेच दिया, तो 500 में से 44 रुपया घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो इधर बचेगा 456 रुपया बचेगा। कितने में से, 500 रुपये में से। अब इसी का जो निकाल देंगे, यानी कि ये हमारा सीपी हुआ, 44 रुपये का लॉस हुआ, 500 में से घटा दिए, इतना पर बेचे तो कितना का बेचे हमें पता चल जाएगा। बस कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 0 से 1 2 0 काट दीजिए
5 से काटिए, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। इसका डबल करेंगे, 4 दूना के 8, 912 आना चाहिए। या आप डबल कर सकते हैं। देखिए 2 छके 12 को 2, 1 जीरो उतार लीजिए। 2 पचे 10, 1 11 को 1, 2 चौके 8, 1 9, यानी 912, यानी 9120 रुपया, 9120 रुपया में गेहूं को बेचा था। आप सोच के देखिए, 10,000 रुपये उसकी लागत थी, 9120 रुपये में बेचा, इसीलिए उसे हानि हो गया था। कितने का? तो 8 सही 4/5%। मैंने इसको भिन्न में लिखा, नीचे का 500 बचा, 500 में से 44 घटा दिया, क्योंकि 44% का लॉस था। क्वेश्चन में बता रहा है कि लॉस हानि है, तो 500 में से 44 घटाएंगे, 456 रुपया में बेचा। बाकी इतने का चीज़ इतना में छूट देकर नहीं, हानि मैंने निकाल दिया 9120 रुपया। मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है 15, 20, 25 कामा डैश डैश 135 के बीच कितने पद हैं। हालांकि एपी वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा, जिसको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं, इंग्लिश में एपी बोलते हैं, यानी समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसको कैसे लगाते हैं? कह रहा है कि 15, 20, 25 डैश डैश देके 135 तक कितने पद हैं। पद पूछा गया है। जैसे 1 से लेकर 10 तक मैं संख्या लिखता हूँ तो कितने पद है, मैंने 10 पद लिखा, 10 को संख्या लिखा, वही संख्या पद कहलाता है। तो ये पद आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15, 20, 25 डैश डैश देके 135 तक, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं यानी पद हैं। तो कैसे निकालते हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए, यानी लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा लीजिए। तो कहेंगे 135 में से 15 घटाएंगे सर 120। फिर हमेशा इनके अंतर से भाग करना है, जिसको सर्वांतर बोला जाता है। जैसे 15 और 20 का बीच कितने का अंतर, 5, इनके बीच, यानी कि इसका फिक्स पैटर्न रहेगा कि इसके बीच अंतर सेम का आएगा। तो देखिए इसके बीच 5 का अंतर है, 15 से 20 हो गया 5 का अंतर, तो 5 से इधर भाग कर देंगे, अब +1 अपने मन से जोड़ देंगे, +1 अपने मन से जोड़ेंगे टोटल पद। तो यहाँ पे अंतर टोटल 135 में से 15 घटा 120, अंतर 5 का था, 5 से भाग कर दिया। जैसे भाग करेंगे तो 24 बार में 1 अपने मन से जोड़ना था, तो 24 1 25, यानी कह सकते हैं कि सर 15 से लेके 135 तक 5-5 की गैप करके मैं संख्या लिखूंगा तो टोटल 25 पद आएंगी, टोटल 25 को संख्या आएगा, वही पद है। तो आइए ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से 445 गुणे 445 माइनस 125 गुणे 125 का आउटपुट क्या होगा। कुल मिला जुला के फार्मूला बनता है बेल का आसान। कह रहा है 545 गुणे 500, एक ही संख्या को जो 2 बार गुणा करके लिखे तो आप उस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे आपके एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, अगर कभी ऐसा लिखा हो a² माइनस b², जब भी आपको कभी ऐसा लिखा मिले तो आप इसके बराबर में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में लिख सकते हैं a - b, बीच में कुछ नहीं तो इंटू यानी गुणा होता है। इसके बराबर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अब इसी पे क्वेश्चन जो दिया है वही दिया है। कह रहा है 545 गुणे 545 माइनस 125 गुणे 125, तो 545 आपस में 2 बार लिखा है, तो मैं अगर 545 को आपस में 2 बार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 545 का होल स्क्वायर माइनस, कहेंगे हाँ सर, 125 गुणे 125 तो 125 का होल स्क्वायर, कहेंगे हाँ सर। अब ध्यान से देखिएगा, क्या यही वाला चीज़ नहीं लिखा गया है? अगर 545 को मैं a मानता हूँ और 125 को b मानता हूँ तो सेम ए लिखा गया, तो क्या इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो बस बना लीजिए अगला स्टेप में, एक बार दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 5 1 6, 670 आ जाएगा, कहेंगे सर सही। और 50 20 70, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, एक बार अंतर करके लिखना है, अंतर करके। तो 500 में से 100 घटाएंगे 400 और 45 20 घटाएंगे यानी कि 420 आ जाएगा। इसी का आपस में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14 को 4, इकाई अंक 4 आएगा। तो 4 देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है और बी में दिया है, अतः सी और डी तो क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। आइए कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। तो 67 का 42 में आपको गुणा करना है। 2 सत्ते 14 को 4 होगा, 2 छके 12 1 13 होगा, क्रॉस करते हैं। 4 सत्ते 28 को 8 होगा, 4 छके 24 2 26,
यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 8 3 11 को 1 6 1 7 1 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा और डबल 0, यानी अंतिम में 1400 होना चाहिए। अंतिम में 1400 होगा तो 28 1400 डबल 0। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पूरा कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आएगा 28 14 डबल 0, यानी कि इसका आपस में गुणा करेंगे तो 28 1400 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप थोड़ा बहुत डीएस पढ़े होंगे तो आप यहीं पे लगा सकते हैं। 6 7 13, 13 का एक आपस में जुड़े 3 1 4, इसका बना 4 4 2 6, 4 6 के 24, 4 2 6, डिजिटल सम भी 6, 8 1 9 कैंसल, 4 2 6। देखिए डिजिटल सम भी सम, अगर डिजिटल सम पढ़ें तो ये भी बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन हार्ड बनता है तो वहाँ पे डिजिटल सम लगाना बेहद आसान होता है। तो डिजिटल सम थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हल करें, यानी सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे बोल रहा है। कर 108 गुणे 108 गुणे 108 माइनस 92 गुणे 92 गुणे 92 अपान में 108 गुणे 108 प्लस 92 गुणे 92 प्लस 108 गुणे 92 का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं, जहां आपको 1 से 2 संख्या 3 संख्या आपस में उलट पुलट के लिखी गई मिले, प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो जानेगा ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, यू इसका आंसर आ जाता है। अगर इसको आप अलजेब्रा फॉर्मेट में लिखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में पूरा लिखा जाता है, पूरा कट जाता है। तो अंत में इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर बता रहा हूँ। ऊपर लिखा है 108, इसमें सिर्फ 2 संख्या आपको नजर आ रही होगी, एगो 108, एगो नजर आ रहा है 92 कहेंगे, बिल्कुल। तो ऊपर वाला जो चिन्ह है इनके बीच वही रिलेशन बैठाना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 108 108 108 माइनस 92 92 92 है कि नहीं गुणन करके, तो बस इनका अंतर कर दीजिए। क्यों अंतर किए पूरा मैं लिख कर आपको समझा दे रहा हूँ ताकि पेपर में गलती ना कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 108 गुणे 108, तो मैं डायरेक्ट 108 108 क्यों लिखूं, क्योंकि 108 3 बार लिखा गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 108 का क्यूब माइनस 92 का क्यूब। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं लिख दिया 108 का होल क्यूब 92 का क्यूब, कहेंगे हाँ सर 3 बार। फिर लिखा 108 का स्क्वायर प्लस 92 का स्क्वायर प्लस 108 गुणे 92। जब भी इस तरह के का चीज़ मिले ना, तो जब इसको तोड़िएगा इस ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला में एगो ब्रैकेट में होगा 108 माइनस 92, अब बाकी जो होगा ये नीचे वाला चीज़ सेम लिखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा और अंत में बचेगा 108 माइनस 92। अतः क्वेश्चन में जब भी इस तरह के क्यूब वाला फॉर्मेट वाला दिखे क्वेश्चन, तो लगभग आप क्या कीजिएगा 108 में से 92 को, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। तो 108 में से जैसे 92 माइनस करेंगे तो 16 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, न कि आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल फार्मूला होता है, फार्मूला क्वेश्चन पे बैठा दिया गया है। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले को। आप यहाँ चाहे तो ए बी फॉर्मेट मान के भी आप हल कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2 संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 13 और 130 हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये लसव मसव का बेहद आसान क्वेश्चन होता है। लसव मसव के अंदर कहा जाता है कि लसव गुणे मसव ये बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की, अर्थात लसव मसव का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि इनका गुणनफल ही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनका मसब दिया है 13, लसव दिया है 130, तो लसव दिया 130 और मसब दिया है 13। क्या इन दोनों लसव गुणे मसव का गुणनफल करेंगे तो इन दोनों के संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि ये सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसव गुणे मसव। कहेंगे हाँ सर। 13 तरह हम 169 होता है, 1 0 उतार लेंगे, यानी कि लसव मसव का गुणनफल अब पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। अतः पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल भी वही होगा जो लसव और मसव का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुपात से क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 851 रुपये को 1/2 रेशियो 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो अनुपात को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब हल किया जाता है। जैसे 3 लोग के बीच बांटना है तो तीनों को मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। कितने कितने तो कहेंगे 1/2, फिर कहेंगे 2/3, फिर यहाँ करेंगे 3/4। आप सिंपलीफाई रेशियो में चेंज करने के लिए आपके कई रास्ते हैं। या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा एलसीएम एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा, ऐसे भी कर सकते हैं। आप एलसीएम नहीं लेना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, हमें ए का मान निकालना है, ए का, तो ए का मान निकालने के लिए ए के नीचे 2 है तो 2 को ढक लीजिए, और जैसे 2 को ढक लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर नीचे पर ध्यान दीजिए, नीचे वाला 2 को ढक लेंगे तो बचेगा 3 × 4, गुणा कीजिए 3 × 4, और 4 के ऊपर वाला हम गुणा करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा 4×3 = 12। उसी तरह बी का मान निकालना है तो बी वाला को ढक लीजिए, अब बी को जैसे बंद कर लेंगे तो मान सी और ए का तो गुणा करेंगे 2 × 8, 4 दूना के 8 या 2 × 8, और ऊपर में गुणा कर देंगे 8 दूना के 16। उसी तरह सी का मान निकालना है तो सी वाला को बंद कर लेंगे तो गुणा करेंगे 3 दूना के 6, एक बार ऊपर वाला में गुणा 6×3 = 18। नहीं समझे कैसे मान निकाल रहे हैं, ध्यान समझिए। नीचे वाला का जिसका मान निकाला उसको ढक लीजिए डिनोमिनेटर को, और जो सी का ढक लिए तो बी सी तो बच गया ना, बी से के नीचे वाला में गुणा कीजिए, जैसे 2 × 6, फिर किसके साथ गुणा, तो जिसको ढके हैं उसके ऊपर वाला में एक बार गुणा, तो 2 × 6 = 18, ये हो गया है। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, 12, 16, 18 ही आएगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे 1/2 था। आप कन्फ्यूजन हो तो एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम बोलिए 4, 3, 2 का कहेंगे 12, 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, 2 से काटिएगा 6 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 3 बार में, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फाइनल रेशियो आ गया 6, 8, 9। इसी में बांटना है तो इनका अनुपातिक योग जितना पैसा बांटना है उसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 6, 8, 6, 14, 14 में 9 जुड़ेगा तो 23, यानी वो टोटल पैसा कह रहा है 851 रुपया। हमारे हिसाब से अनुपातिक योग आ रहा है 23, और किसका मान पूछा है तो पहला भाग बताइए, पहला भाग ये 6 है, 6 का मान आपसे पूछा है। आइए कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 23 का पहाड़ा आपको याद है तो बेहतर है, 23 से काटिएगा 23, 69, 23 × 7 = 161, यानी 23 से इसको काट देंगे 37 बार में, अब गुणा करेंगे 6 × 7 = 42 को 2, हासिल 4, 6×3 = 18, 4 = 22, यानी 53,222, यानी कि इसका मान, इससे काटिएगा 23 से 851 को 37 बार में कट जाएगा। 6 काहे रखें, क्योंकि ए पहला वाला का मान पूछा था तो ए का, इसीलिए 6 का गुणा। तो यहाँ पे हमने लिखा टोटल अनुपातिक, हमारे हिसाब से टोटल 23 रुपया इन तीनों लोग के बटा है, वो कारण नहीं 851 रुपये बटा है, वहाँ एक रेशियो का मान आएगा, फिर 6 से गुणा करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट एक ही लाइन में सजा कर गुणा कर दिया। तो 2, 2, 2 यानी कि 222 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए इसको हटा देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है संजय और श्याम ने एक व्यवसाय में निवेश किया और लाभ प्राप्त किया, जिसे 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, यानी लाभ का अनुपात दे दिया है 2:3। यदि संजय ने 20,000 रुपये का निवेश किया तो श्याम द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। साझा के अंदर लाभ होता है पूंजी गुणे समय, तो ये तो आप जानते हैं, मतलब साझा के अंदर फार्मूला होता है पूंजी गुणे समय। आपकी पूंजी कितने समय तक लगे रही तब बराबर में लाभ निकलता है, पूरी दुनिया का नियम है। यह समय 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 साल होता है, 1 महीना, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी पूंजी कितने महीने, कितने दिन, कितने सेकेंड लगा रहा तो बराबर में आपको क्या मिलता है, कहेंगे सर लाभ मिलता है। बस इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है संजय और श्याम ने एक व्यवसाय शुरू किया। संजय, यहाँ पे संजय हैं, यहाँ पे श्याम है,
बराबर में इनके लाभ का अनुपात है, तो लिख दीजिए लाभ का अनुपात दिया है 2:3। याद रखिएगा 2 वाला संजय का है, 3 वाला श्याम का है। तो यहाँ संजय, जिस तरह ये फार्मूले पहला श्याम को लिखें, पहले संजय को लिखें, फिर श्याम को, तो लाभ भी पहले संजय वाला है, दूसरा श्याम का है। यहाँ तक आप समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा है संजय और श्याम ने व्यवसाय में निवेश किया, लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर लिया। यदि संजय ने 20,000 रुपये का निवेश किया, संजय ने 20,000 यानी 20,000 रुपये का निवेश किया, तो कह रहा है श्याम ने कितने रुपए का निवेश किया। क्या इसमें समय का जिक्र दिया है? पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है श्याम और संजय ने एक व्यवसाय में निवेश किया और लाभ प्राप्त किया, जिसे 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। यदि संजय ने 20,000 रुपये का निवेश किया तो श्याम द्वारा निवेश की हुई राशि, अगर क्वेश्चन में समय नहीं देगा तो इनकी पूंजी का अनुपात ही जो होगा, इनके पूंजी का अनुपात ही लाभ के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ समय नहीं दिया है तो यहाँ समय पर कुछ भी मानेंगे, श्याम का संजय का, तो उस मतलब इसको 12 महीना मानेगा, इसको 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, इसलिए समय का जिक्र नहीं किया तो समय का जिक्र नहीं करेंगे। बस आंसर, इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अनुपात एक तरफ से भाग होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20,000 है बटे का x। अभी अभी अनुपात, इसको भी भाग में कर दीजिए 2/3। आप चाहे तो एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर 2 का 10,000 गुना है तो इसका भी 10,000 गुना होना चाहिए, तो 10,000 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। तो आप यानी कि 30,000, यह भी क्वेश्चन का सही जवाब है। आप डायरेक्ट 2 का ही 10,000 गुना है यानी 10,000, 10,000 गुना के का मतलब 1000 होता है, 2 का ये 10,000 गुना है तो इसका भी ये 10,000 गुना होगा अर्थात 30,000। नहीं तो आप काट सकते हैं, 2 से इसको काटिएगा एक बार में, यानी 1 काटेगा 10,000 और 3 का तिरछा गुणा कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा 30,000। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, इस तरह के भी प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। औसत के अंदर हमेशा क्वेश्चन औसत पे नहीं बनता है, औसत योग से बनता है। तो पहले योग निकाल देते हैं। योग कैसे निकलता है, कितनी संख्या है उनका औसत में गुणा कर देंगे तो योग मिल जाएगा, यानी उन संख्याओं का योग आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 संख्याएं बना लीजिए यहाँ पे, ए बी सी, इनका औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तो कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत है 44। कितनी संख्या 1 2 3, तो इसमें 3 से जैसे गुणा कर देंगे तो 44 त्याई लिखिए, ये 44 गुणे 3 लिखिए, ये योग निकल गया। कितने संख्याओं का, तीनों संख्याओं को जो मैं आपस में जोड़ूंगा तो आएगा 44 गुणे 3, इतना आएगा। कहेंगे हाँ सर। आगे का क्या रहा है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है। ये दूसरी संख्या बी जो है पहली की 2 गुनी है, और यही दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। बस यही बना दे आप, कुछ भी ऐसा मानिए बी वाले को, ए का 2 गुना हो जाए, इसका 3 गुना हो जाए। अगर मैं इसको 3 मानता हूं तो इसका डबल बी 6 हो जाएगा, और इसका 3 गुना है तो 3 से इसमें भाग कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि सर 2 जो सी होगा उसका मान 2 होगा। जैसे बन गया, ये बी ए का 2 गुना है, 3 दूना के 6, बिल्कुल, और यही भी सी का 3 गुना है, 2 3 6, बिल्कुल बन गया। अब इन्हीं का योग इनके योग के बराबर होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से योग जोड़िए अनुपातिक योग, कहेंगे 3 6 9 2 11, 3 6 9 2 11, 11 से काटेंगे 11 चौके 44 और 4 3 12, एक रेशियो का मान आ गया 12, एक रेशियो का मान आ गया 12, क्योंकि हमारे हिसाब से कर रहा है 44 गुणे 3, योग जितना भी आएगा तो कैलकुलेशन न करना पड़े, इसलिए मैंने 44 गुणे 3 रखा। यह भी योग यहाँ पे जोड़ा 6 3 9 2 11, 11 से 44 को काटा 4 बार में, 4 3 12, एक रेशियो का मान आ गया 12। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, जिस संख्या का अनुपात बड़ा वो संख्या बड़ा, तो अनुपात ये बी यानी बी वाली संख्या बड़ा है, तो एक रेशियो का मान 12 है, तो 6 रेशियो का मान कितना, 12 का 6 में गुणा करेंगे, 12 6 72, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? कोई भी गांव में जो भी वोट होता है टोटल 100% का होता है, लेकिन उसमें 8% लोग वोट ही देने नहीं गए, तो कह सकते हैं कि सर 100% टोटल गांव की जनता होती है। इसमें से 8% वोट ही देने नहीं गए, तो दिए कितने? कहेंगे सर 92% लोगों ने वोट दिया। इन्हीं 92% लोग ने वोट दिया, इन्हीं 92% लोगों में से हार जीत हो गया। तो इसमें भी 2 प्रतिद्वंदी हैं, एगो को मिला 48%। तो कमेंट कीजिए दूसरका को कितने मिलेगा बताइए। तो कहेंगे सर एगो का 48 मिला तो दूसरका को 44 मिलेगा, तभी तो दोनों मिलाकर 52% होंगे। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, इनके अंतर से ही हमेशा हार जीत होता है। तो 48 और 44 का अंतर बोलिए, कहेंगे सर 4% का अंतर है। अब बराबर में कितना हार जीत होता है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है 110 मतों से चुनाव क्या करता है? हरा देता है। परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 लगेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 100 इधर चला जाएगा। 4 से इसको काट दीजिएगा 25 बार में, 25 का 11 में गुणा करेंगे 275, एक जीरो बचा उतार लीजिए। यहाँ से हमेशा टोटल संख्या निकल जाएगा, यानी टोटल कितने वोट थे तो 2750, यानी कुल वोट कितने पड़े थे तो 2750 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस भी आपको समझ में आएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये 100 आपको दर्शाने के लिए कि 100 था, 8% लोग नहीं दिए तो 92 दिए। 92 में भी 2% को 48 पार गया, तो 92 में से 48 घटाएंगे तो पता चल गया दूसरा का 44। इनके जितना परसेंटेज पाए इनके अंतर से ही हमेशा हार जीत होता है। तो 48-44 का अंतर करेंगे तो 4% का अंतर इधर बता रहा नहीं, 110 वोट से हरा देता है। परसेंटेज हटाएंगे, गुणे में इधर 100 लग जाता है। 4 से 100 काटे 25 बार में, 25 का 110 में गुणा करेंगे 2750 टोटल संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप चाहे तो रेशियो बना के हल कर सकते हैं, AB वाले फॉर्मेट से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन भी कम हो, आप आंसर तक जल्दी से पहुँचे। आइए बताते हैं उसको। घनाभ का जो प्रारंभ में जो भी उसका आयतन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, जो भी अपने आप में पहले रहा होगा 100% रहा होगा। कहेंगे हाँ सर। अब 100% से पहले कितना बढ़ता है? तो कह रहा है पहले 20%, फिर 25%, फिर 30%। बढ़ता है तो 100 में जोड़ के 20% बढ़ता है तो लिखिएगा 120। फिर कितना बढ़ता है? 25 तो ये हो जाएगा 125। फिर बढ़ता है 30 तो हो जाएगा 130। नीचे हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऊपर अगर 3 टाइम लिखें तो ऊपर एक, नीचे एक कम, यानी 2 बार 100 लिखना है। इस तरह 100 गुणे 100, यही समझ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 120, 125, ऊपर कितने टाइम लिखें? कहेंगे 3 बार लिखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो नीचे हमेशा ऊपर से एक कम बार 100 लिखना है। जैसे ऊपर 3 बार डाटा लिखा गया तो ऊपर से एक कम, नीचे 2 बार 100 लिखना है। ऊपर 4 बार होता तो नीचे 100 3 बार होता। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। बस इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर और तुलना कर देंगे कि 100% था, 100 से ऊपर गया तो बढ़ा है, 100 से नीचे आया तो घटा है। काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 5 125, 25 चौके 100, यहाँ तक कंफर्म में? कहेंगे हाँ सर। 00 से काट दीजिए, 00, और 4 से काट दीजिएगा, 4 3 12, और कट रहा है क्या? देखिए 3 5 15, 15 का 13 में गुणा करेंगे 195। 100% से चले थे, 195 हो गया। कितना बढ़ा है? 100 से कहेंगे 195 हो गया सर, 95% इंक्रीज कर गया है। 95% इंक्रीज यानी बढ़ गया है। 100 पे 95 देखेंगे तो 95% बनेगा। तो 95% की वृद्धि ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:5 होगा।
तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। आयु संबंधित प्रश्न है। वैसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सबसे बेस्ट तरीका से हल किया जा सकता है। वही मेथड मैं आपको भी सिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र, यानी कि फादर, और यहाँ पे लिख देता हूँ सन। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की अनु जो था 8 और पुत्र की आयु जो था 3 वर्ष थी। ये यस से सन देखिएगा, सन। ये कब का अनुपात है। कहेंगे सर ये 3 वर्ष पूर्व का है। क्या ये 3 वर्ष पूर्व का अनुपात है। कहेंगे हाँ सर, ये जो आप आपने रखा है 8:3, ये 3 वर्ष पहले का है। तो 3 वर्ष पहले का तो 3 साल बाद आएंगे, तो यहाँ पे जो आएगी वो ये वर्तमान का आएगा। कहेंगे हाँ सर, जब यहाँ पे उम्र निकालेंगे तो वर्तमान का आएगा। तो यहाँ से आएगा वर्तमान, लेकिन यहाँ से भी 4 साल बाद, क्वेश्चन में 4 साल बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है। 3 वर्ष पूर्व 8:3 रेशियो है। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:5 होगा। अब से 4 वर्ष, यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद। अब यहाँ से 4 वर्ष बाद लिखते हैं। 4 वर्ष बाद इनका रेशियो जो होगा ना वो 11:5 होगा। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु पूछा है। यहाँ ये वाला फॉर्मेट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। 3 साल पहले कितना रेशियो था 8:3। 4 साल बाद कितना होगा तो 11:5। वर्तमान में पूछा है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए। अगर उम्र बढ़ता है तो सबके लिए सेम बढ़ता है, उम्र घटता है तो सबके लिए सेम बढ़ता है। जैसे समझिए मेरे लिए अगर साल भर उम्र बढ़ा तो मेरे भाई के लिए भी साल भर बढ़ेगा, ये तो जानते हैं। तो रेशियो में हमेशा रेशियो को बराबर करने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ 8 था 11 हो गया, 8 से 11 कितने का अंतर। कहेंगे सर 8 से ये 11 हो गया, अंतर देखिएगा तो 8 3 का अंतर। अब 5 से 3 हो गया, कितने का अंतर। कहेंगे 2 का अंतर। तो रेशियो में अंतर सेम कीजिए। तो कहेंगे अब अंतर कैसे, अंतर तो सेम है नहीं। कहेंगे यहाँ पे 3 का अंतर आ जा रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर आ जा रहा है। तो अंतर कैसे करना है, इनके बीच कितने का अंतर है। कहेंगे सर 5 का, तो इन दोनों में 5 से गुणा कर दीजिएगा। इनके बीच कितने का अंतर। कहेंगे 6 का, तो इन दोनों के बीच 6 से गुणा कर दीजिएगा। जो आपका नया रेशियो मिलेगा 8 6 48, 6 3 18, यानी कि जो पिता होगा वो 48 और जो पुत्र होगा 18। 5 का गुणा कीजिएगा 11 5 55। अब 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 5 25। हमने रेशियो को सिर्फ कैलकुलेट किया है। अब देखिए 48 से 55 हो गया, कितना बढ़ा है। कहेंगे 48 से 55 सर 7 साल बढ़ा है। 18 से 25 इधर कितना बढ़ा है। कहेंगे सर रेशियो में 7 7 बढ़ रहा है। हमारे हिसाब से देखिए रेशियो में दोनों तरफ 7 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए कहेंगे सर 3 साल पहले और 4 साल बाद। 3 साल पहले से 3 साल वर्तमान आएगा तो 3 साल, और वर्तमान से 4 साल, टोटल 7 साल बढ़ जा रहा है। जैसे 3 साल पूर्व से 4 साल बाद तक का उम्र जोड़ना है तो कहेंगे 3 साल इधर, 3 साल पूर्व से वर्तमान आएगा 3 साल, और 3 साल के बाद 4 साल और, तो यानी कि 8 से यहाँ तक हम जब आने में कितना लगा। कहेंगे 3 साल पहले और 4 साल बाद का अंतर 8 साल, यानी टोटल अंतर 7 साल। और इधर रेशियो में कितने का अंतर 7 साल, और 3 साल पूर्व से 4 साल बाद भी आने में 7 साल, यानी 7 रेशियो का मान 7, तो 1 रेशियो का मान 1 आ जाएगा। यानी कि 1 रेशियो का मान 1 है। 1 का 8 में गुणा करेंगे तो 3 साल पूर्व पिता 48 साल के थे, तो वर्तमान में कितना है 3 साल पहले का है, तो 3 साल बाद आइए तो 48। कहेंगे सर 3 साल पहले 48 साल के थे, तो 3 साल बाद, तो 48 में जैसे 3 ऐड कीजिएगा तो 48 में 3 ऐड कर देंगे तो वर्तमान में पिताजी 51 वर्ष के होंगे। 51 वर्ष के पिताजी होंगे। ऑप्शन मैच करा लें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर से समझाता हूँ, धैर्य से समझिए। 3 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के अनुपात 8:3। 4 साल बाद रेशियो 11:5। रेशियो को हमने बराबर किया तो पता चला 48 18 55 25। अंतर देखिए 7 का आया। उम्र में अंतर देखिए 3 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व 4, सोचिए ना
3 वर्ष पहले के बाद वर्तमान में आऊँगा तो 3 साल इधर, अब 4 साल आउट, तो टोटल अंतर 7 साल का बना। तो हमें उम्र भी 7 साल बढ़ा और रेशियो में भी 7, 1 का मान आ गया। 1 का 48 में गुणा करेंगे पिता में तो 48 होगा। ये 3 साल पहले ना 48 साल के थे, तो वर्तमान में आएंगे तो 3 साल जुड़ेगा, तो 48 में 3 51, यानी पिताजी 51 वर्ष के होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन। 10 रुपया में 6 केले खरीदा, तो एक केले का दाम बता सकते हैं, कहेंगे 10 रुपये में 6 से भाग कर दीजिए, तो एक केले का दाम, यानी कि ऐसे समझिए 10 रुपया में 6, हमेशा रुपया को ऊपर लिखिएगा, कितना खरीदें उससे भाग कर दीजिएगा। इधर का ये सीपी है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 10 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा, रुपया को हमेशा ऊपर रखिए, रुपया बलवान होता है इसीलिए पैसा सबसे ऊपर होता है, पैसा ऊपर रखिएगा, कितना के रेट से इक्वल कर दीजिएगा। 10 रुपया में 6 के हिसाब से केला खरीदा और 6 रुपया में 4 के हिसाब से बेच दिया, 6 रुपया में 4 के हिसाब से बेच दिया, ये आपका एसपी हो गया। अब यहाँ से एक तरफ से ये रेशियो ही तो है, तिरछा गुणा कीजिए, 4 दाम है 40, अच्छा 6 का 36, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, एसपी होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 40 का चीज, इसका रेशियो भी ले सकते हैं, 4 से काटिए, 4 दाम में 40, 4 से काट दीजिए, 4 9 36, रेशियो काटा कुटी करके कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का चीज 9 में रुपया में बेच दिए, यानी 10 रुपया का खरीदे 9 रुपया में बेच दिए, कितने का नुकसान, कहेंगे सर 1 रुपया का नुकसान हुआ, प्रतिशत के लिए 100, कितने पर, कहेंगे लाभ हानि हमेशा सर सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर, सीपी 10 है तो लिखिए 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, अर्थात 10% की हानि हो जाएगी, यानी नुकसान हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस मैथ के अंदर इसी तरह का स्टैंडर्ड रखता है, तो मैंने बिल्कुल यही स्टैंडर्ड रख के करा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पढ़ाई से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाले जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।